थोड़ा सा लोक वार्ता के संबंध में आपको उसके विषय क्षेत्र का, उसके विषय विस्तार का कुछ अंदाजा हो और आपके मन में कुछ सवाल, आपके मन में कुछ प्रश्न उठना बड़ा जरूरी है। तो 2 2 4 5 3 5 ये केवल विषय विस्तार को समझने के लिए, आपके मन में प्रश्न उठे इसके लिए। वैसे इस पर हम कुछ लेक्चर वगैरह नहीं देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ये विषय हो जाएगा। दो के लिए एक रखो, लेकिन के लिए एक रखो, राइटिंग फोटो आज का विषय जो है वो लोक वार्ता का विषय विस्तार और उसकी विभिन्न विधाएं, उसका वर्गीकरण, इस विषय पर विचार करेंगे और फिर आप प्रश्न भी लेंगे। कुछ जो प्रश्न आप लाए हो तो वो दे दें, तो उन पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। वैसे इन्होंने मुझे प्रश्न दिया था कल, तो इस पर मैं कुछ थोड़ा सा और अधिक बातचीत करूंगा इसके बाद में। पहले इसको ले लीजिए। लोक वार्ता के अध्ययन की जो शुरुआत थी वो तो मानव शास्त्रियों ने करी थी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, क्योंकि ये पुराने वक्त में इससे भी पुराने वक्त में जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो जो मानव शास्त्र था वो शारीरिक मानव शास्त्र था, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और उसमें शरीर का जो रंग है, शरीर का जो रूप है, किसी का माथा चौड़ा है, किसी का पतला है, किसी को काला है, गोरा है, लंबा है, टिल्ला है, किसी की आंख कैसी है, किसी की नाक कैसी है, किसी की ठोड़ी कैसी है, इसको आधार बना करके उस जमाने में लोगों ने मनुष्यों का वर्गीकरण किया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बल्कि वो जो नाजीवाद था, हिटलर, तो वो तो ये कहता था कि जो छोटी खोपड़ी वाले हैं वो पूरे मनुष्य ही नहीं हैं और हमको ही राज करने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार तो हमको है। तो वो जो रेस थ्योरी थी, प्रजाति का सिद्धांत, वो उसी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ही देन थी। लेकिन जब हिटलर का पतन हुआ तो मानव शास्त्रियों के दिमाग में, कल मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी जो विचार है वो परिवेश की गर्भ से पैदा होता है ना, कहा था, परिस्थिति की गर्भ से विचार पैदा होता है। तो परिस्थितियां बदल गई। उस समय हिटलर का वरद हस्त था उन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पीछे, लेकिन उसके बाद में मानव शास्त्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जन्म दिया। ये परिवेश
परिवेश की परिस्थिति की मांग थी और उस परिस्थिति की मांग ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, एक नए विषय को, नई डिसिप्लिन को, नए अनुशासन को। बच्चा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो वो जो पुराना जो मानव शास्त्र था ना, वो जो रेस थ्योरी की बात कर रहा था, तो उसका जो लुबे लुआब था, जो उसकी जो बुनियाद थी, वो हेरिडिटी पर थी, आनुवंशिकता पर थी। क्यों? प्रजाति तो आनुवंशिकता, आनुवंशिक तत्व है प्रजाति। निग्रो की संतान निग्रो होगी, यही तो उसकी थ्योरी थी। और इसी के आधार पर वो अपने को मानता था कि मैं शासन करने का अधिकारी हूं और इनको शासित ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आधे मनुष्य हैं, पूरे मनुष्य नहीं। लेकिन जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थी, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, इसका उदय हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मनुष्य जीवन का जो डिटर्मिनर है, मनुष्य के जीवन का जो निर्णायक है, वो अकेला आनुवंशिकता नहीं हो सकती। क्यों? शारीरिक मानव शास्त्र तो ये कह रहा था ना कि मनुष्य के जीवन का निर्णायक तत्व क्या है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से ही मनुष्य के जीवन का निर्णय होता है। निग्रो का बेटा निग्रो बनेगा, काले का बेटा काले बनेगा। लेकिन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वालों ने कहा कि नहीं, ये पूरा सच नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो परिवेश तत्व है, यह जीवन का निर्णय करता है। जिस परिवेश में वो रह रहा है, समुद्र के पास रह रहा है तो उसकी छाती मजबूत होगी, पर्वत के पास रह रहा है तो उसकी टांगें मजबूत होंगी। ज्योग्राफी ने उसका निर्णय किया। तो शीत प्रधान देश है, वहां रंग भूरा होगा, तो ये ज्योग्राफी, तो परिवेश में एक तत्व था ज्योग्राफी का, भौगोलिक निर्णायकवाद। तो भौगोलिक निर्णायकवादियों ने ये कहा कि मनुष्य के जीवन का जो निर्णायक तत्व है वो भूगोल, ज्योग्राफी। अब ये जो निर्णायकवाद है, मैं असल में ये लोकवार्ता से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, जो आर्थिक स्थिति है उनमें मार्क्स भी था, कार्ल मार्क्स भी था। उन्होंने कहा ये जो आर्थिक स्थिति है, ये जीवन का निर्णायक तत्व है। उसके पास पैसा नहीं है, वो एजुकेशन कैसे ले सकता है? वो अपने लक्ष्यों को, अपने संकल्पों को पूरा कैसे कर सकता है? तो ये जो आर्थिक स्थिति है, ये आर्थिक परिवेश है, ये आर्थिक परिवेश जीवन का निर्णायक तत्व है। ये अर्थशास्त्री थे, वो ज्योग्राफी भौगोलिक निर्णायकवादी थे। तीसरा जो सिद्धांत जन्म लिया, जिस पर मैं आ रहा हूँ, जो मेरा मुख्य विषय है, जहाँ से मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा, वो सांस्कृतिक निर्णायकवाद। कि जिस संस्कृति में उसका जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में उसका जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में उसका पालन पोषण हो रहा है, वो जो संस्कृति है, वो उसके जीवन का, उसके मन का, उसके मस्तिष्क का, उसकी बुद्धि का, उसके सोचने के तरीके का निर्णय। ठीक है ना बात? समझ आ रही है ना? भौगोलिक निर्णायकवादियों ने कहा कि भूगोल निर्णायक तत्व है। आनुवंशिकता वालों ने, जो शारीरिक मानव शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आनुवंशिकता ये निर्णायक तत्व है। परिवेशवादियों ने कहा ना, ये ठीक नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने कहा नहीं, आर्थिक स्थिति जो है वो निर्णायक होती है। और संस्कृति शास्त्रियों ने कहा नहीं, संस्कृति। अब ये
इसमें और भी मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अब यही टिक गया, क्योंकि इस सांस्कृतिक मानव शास्त्र से मुझे लोक वार्ता का चैप्टर देखना है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, देखिए माफ करिएगा, यदि बेटी का जन्म है तो कौन सी थाली बजी, और बेटा का जन्म है तो कौन सी थाली बजी। अब संस्कृति का जो तत्व है वो वहीं से शुरू हो गया। छठी पूजी, वहीं से संस्कृति शुरू हो रही है। मां ने बच्चे को प्यार से लोरी सुनाई, कुछ जो भी कुछ शब्द था। अब देखिए, ये संस्कृति प्रभाव डाल रही है। वो जो परिवेश है, जब हम परिवेश निर्णायक तत्व कह रहे हैं ना, तो परिवेश में जो सांस्कृतिक निर्णायकवाद है, अब ये वहां आ गई। वो कह रहा है कि ये जो जिस भाषा में बच्चा जन्म ले रहा है, जिस रीत रिवाज में बच्चा जन्म ले रहा है, जिस सोच में वो जन्म ले रहा है, जिन विश्वासों में वो जन्म ले रहा है, वो विश्वास उसको बचपन से ही उसको दिखाई दे रहे हैं, वो उसी चीज को देख रहा है। उसका नाम रखा, तो जिस सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी वैष्णव परिवेश में हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम विष्णुदेव रख लिया है? किसी दूसरे संस्कृति में पैदा हुआ ईसा मसीह, तो उसने अपने बच्चे का नाम मसीही चरण रख लिया। यदि वो मोहम्मदन है तो उसने उसका नाम मोहम्मद रखा। अब देखिए, ये सांस्कृतिक जो प्रभाव है, अब देखिए लोक संस्कृति को क्यों पढ़ने वाली जो बात थी ना, कल ये बात आई थी। अरे लोक संस्कृति तो जीवन का निर्णायक, आपके जीवन का डिटरमिनर है, आपका निर्णय कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ये लोक वार्ता को हम क्यों पढ़े, तो जीवन का निर्णय दे रहा है, आपकी सोच के तरीके को बदल रहा है, सोच के तरीके को बना रहा है। वे जो खेल खेल रहे हैं आप, वो खेल आपकी संस्कृति से सीधा जुड़ा हुआ है। आप चोर और राजा का खेल खेल रहे हैं, या आप कबड्डी खेल रहे हैं, या आप गेंद खेल रहे हैं, तो वो जो संस्कृति है वो खेल खेल में आपको प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब उन्होंने वो जो सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे, उन्होंने मानव शास्त्र में एक चैप्टर रखा लोक वार्ता। दूसरे बहुत से चैप्टर थे, है ना, वो चैप्टर था लोक वार्ता का, एक चैप्टर था। और उस चैप्टर का परिणाम ये हुआ कि जो सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे, उन्होंने भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के जो औद्योगिक सभ्यता में आ चुके थे उनको भी देखा, जो कृषि सभ्यता में आ चुके थे उनको भी देखा, जो वनवासी सभ्यता में थे उनको भी देखा, जो गोपालन, जो पशु चारण संस्कृति के लोग थे, जमातें थीं, उनको भी देखा। और उन्होंने देखा कि ये जो संस्कृति है ये उन चीजों से जुड़ी हुई है, उस परिवेश से जुड़ी हुई है। जो कृषि संस्कृति है, वो कृषि संस्कृति जो है वो उसको प्रभावित कर रही है, उसको डीप में गए। तो लोक वार्ता का जो उदय हुआ वो सांस्कृतिक मानव शास्त्र से हुआ, और उसी को लेकर के विश्व के भिन्न भिन्न इलाकों में अध्ययन हुए, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का अध्ययन हुए, और उनमें फिर भारत का भी अध्ययन हुआ। भारत में भी अध्ययन किए, उनमें बहुत सी बातें ये भी थी कि हमको प्रशासन करना है, हमको शासन करना है, तो जो शासित वाले जो लोग हैं उनके रीति रिवाजों को, उनके विचारधारा को हम नहीं जानेंगे तो शासन कैसे कर सकेंगे? क्यों कि जो रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, यदि कानून उनके विरुद्ध है तो कानून टूट जाएगा, कानून का पालन नहीं हो पाएगा। भले ही वो
राज सत्ता है, लेकिन लोक सत्ता कुछ कम नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद मेधावियों ने, मनुष्यों ने जान लिया था कि सत्ता का जो स्रोत है, संप्रभुता का जो स्रोत है, लोक है। ये उन्होंने जान लिया और उस तरफ हमारा काम शुरू हो गया। लोक वार्ता का, लोकतंत्र का, दोनों का साथ साथ उदय हो रहा है, दोनों साथ साथ। कल ये बात आई थी कि नहीं आई थी? तो उन लोगों ने जितना काम किया था वो अपने दृष्टिकोण से किया था। यहां अपने दृष्टिकोण से काम शुरू हुआ, लोक की तरफ ध्यान गया। लेकिन अब चूंकि लोक वार्ता के अनुशासन से परिचय नहीं था, आपकी बात को मैं लूंगा यहां से भी, तो प्रश्न निकाल और सबके प्रश्न को लूंगा, उतना मत पूछूंगा। तो ये 1940 के बाद डॉक्टर सत्येंद्र थे, डॉक्टर शंकर यादव थे हरियाणा के, देवेंद्र सत्यार्थी थे। वो मैं एक कागज लाया हूँ कि आपको अच्छा लगे तो इसमें वो चीज़ें हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं हो पाई है, तो वो आप जब कराना चाहें तो उसमें भारतीय मनीषियों के भी नाम हैं और वो इसमें वो राहुल सांकृत्यायन वाली लिस्ट भी है। तो कल मैंने इसका जिक्र किया था, तो 11 कापी करा दीजिएगा, 11। तो वो हुआ क्या कि जो साहित्य के विभाग थे, माने जैसे एमए हिंदी है ना, अब वो रिसर्च करने के लिए जा रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेवाती लोक साहित्य पर काम कर लीजिएगा, आप ब्रज लोक साहित्य पर काम कर लीजिएगा, आप राजस्थानी लोक साहित्य पर काम कर लीजिएगा, आप हरियाणवी लोक साहित्य पर काम कर लीजिएगा। तो माने जो लोक वार्ता की जो शुरुआत हुई वो साहित्य के विभागों के द्वारा हुई। अब विभाग तो वो साहित्य का है, और काम आपने जरूर किया, वो साहित्य पर काम जरूर किया, लेकिन आपकी जो दृष्टि है, आपका जो सोच है, वो तो साहित्य शास्त्र वाला है ना, वो साहित्य की आलोचना वाला है ना, वही रस छंद अलंकार और वही प्रगतिशीलता और छायावादी और ये ऐसी सारी बातें। अब उसी सोच को लेकर के, उन्हीं प्रतिमानों को लेकर के आप लोक साहित्य पर विमर्श कर रहे हैं। वो प्रारंभिक युग था विश्वविद्यालयों में, जबकि लोक पर काम तो हुआ, लेकिन वो चूंकि साहित्य के विभागों के द्वारा हुआ था, इसलिए लोगों ने लोक वार्ता का मतलब क्या समझा कि लोकगीत लोक वार्ता है, लोक कहानी है वो लोक वार्ता है। ये जो लोक साहित्य के अंदर मैंने जो गिनाई है ये 7, ये लोक वार्ता होती है। तो इन्हीं दृष्टि से काम चल रहा था। नहीं, वो कागज भी है, वो कागज भी दिया है अलग से, वो पॉइंट्स कागज में भी लिखे हुए हैं आपके पास। तो लोक साहित्य को लोक वार्ता समझ लिया गया। अब ये मजबूरी भी थी, क्योंकि वो जो विभाग है वो साहित्य का विभाग है, और मैसूर बंगाल में 2, कलकत्ता में 2 हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी, और वो दूसरा जो विश्वविद्यालय उस कल्याणी में भी, और उड़ीसा में, और इस प्रकार के 4 विश्वविद्यालयों में तो फोकलोर स्वायत्त डिसिप्लिन के रूप में विभाग बाकायदा बना, जिसमें एमए इन फोकलोर आप कर सकते थे। बाकी हिंदी या उत्तर भारत में तो ऐसा था ही नहीं। तो हम लोग यही समझ रहे थे कि जो लोकगीतों को इकट्ठा करें, लोकगीतों का अध्ययन करें,
ये लोक वार्ता है। यह एक जमाना था, लेकिन स्वयं जो लोक साहित्य के बड़े बड़े अध्येता थे, जिन्होंने पहले स्वयं अध्ययन किया और फिर दूसरे दूसरे लोगों से उन्होंने अध्ययन कराया। प्रभु की कृपा को मेरा थोड़ा सा उनसे मिलना जुलना, आना जाना, उठना बैठना, बातचीत, जिज्ञासा, सब चलता रहा। ऐसे भी लोग थे जो विदेशों में चले गए लोक वार्ता को लेकर। वेद प्रकाश बटुक अमेरिका में अभी भी रह रहे हैं, वो 2 महीने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। बाकी इंदु प्रकाश पांडे जर्मनी में। अब ये लोग मिल गए थे तो उन्होंने कहा भाई देखो, फोक लोग को फोक लिटरेचर के रूप में आप पढ़ते हैं तो निष्कर्ष ये आएंगे जो आ रहे हैं, फिर आप घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप यही देखेंगे कि जैसे साहित्य के वो जो मानदंड आपने, जो परनिष्ठित साहित्य है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद का साहित्य है, प्रेमचंद का साहित्य है, और रीतकाल का साहित्य है, या भक्तिकाल का साहित्य है, या आधुनिक काल के भारतीय बाबू हरिश्चंद्र हैं, या और दूसरे हैं, तो आप उसी दृष्टि से लोक साहित्य का मूल्यांकन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि यही। तो इस बात की बड़ी बेचैनी थी लोगों में। ये तो कल मैं बड़ा स्वागत कर रहा हूँ, बड़ा अभिनंदन कर रहा हूँ आपका भी और डिपार्टमेंट का भी और अधिकारियों का भी, इसलिए कि एक समग्र दृष्टि का बीज छोटा सा ही आज बोया जा रहा है, कल वो वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष का जंगल बनेगा। तो लोकतंत्र के साथ लोक वार्ता जुड़ी हुई है, और लोकतंत्र जैसे जैसे गहरा होगा, जैसे जैसे प्रबल होगा, आप कह रहे हैं कि लोक वार्ता को तुम क्यों पढ़ें, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा, अब मेरे वक्त में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपके वक्त में आएगा जब लोक वार्ता को कंपलसरी डिसिप्लिन माना जाएगा, क्योंकि वो लोकतंत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। लोग को जानना चाहते हैं, लोक नियामक है लोकतंत्र का। तो इस बात को लोगों ने उठाया, उनका भाई देखिए, लोक साहित्य मात्र लोक वार्ता नहीं है। यदि लोक साहित्य ही पढ़ना होता तो ये फोकलोर, हम लोक वार्ता शब्द इसके लिए लाते ही क्यों? तो भाई देखो, लोक साहित्य उसकी एक विधा है, और हम लोक वार्ता को किस लिए पढ़ना चाहते हैं कि भाई लोग जीवन को जानना चाहते हैं, लोग मन को जानना चाहते हैं, सामूहिकता को जानना चाहते हैं। और लोक साहित्य केवल शब्दार्थ सृष्टि है, लोक की शब्दार्थ सृष्टि, शब्द अर्थमयी रचना। लोक साहित्य क्या है? लोक की शब्द अर्थमयी रचना। देखिए, ये बात तो ठीक है कि शब्द और अर्थ के बिना जीवन नहीं चलता। बिना भाषा के जीवन की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? बिना साहित्य के जीवन की, मनुष्य जीवन की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन एकमात्र साहित्य ही लोक जीवन नहीं, लोक जीवन में केवल साहित्य ही हो ऐसा नहीं। अब यदि मान लो उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हल्दी से पंजे का थापा लगा दिया, ऊपर की तरफ लगाया, उसका अर्थ कुछ और था, ऐसे करके लगाया, उसका अर्थ कुछ और था। शब्दार्थ नहीं है, उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो फोकलोर है। उसने बहुत कुछ कह दिया, कहा कि नहीं कहा? बोलिए, कहा कि नहीं कहा? आपकी समझ में नहीं आई बात। अब देखिए, आपके सामने तो मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं और मैं अपनी कमजोरी अनुभव कर रहा हूं। अब देखिए, किसी ने स्वस्तिक बना दिया और एक भी शब्द नहीं कहा। अब देखो, लोक साहित्य तो वो है नहीं है ना, वो कोई कविता नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई लोकोक्ति नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन वो लोक वार्ता है। लोक मन उससे जुड़ा हुआ है, लोक जीवन उससे जुड़ा हुआ है, और बड़ी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा?
है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई देखो लोक साहित्य पढ़ो, लोक को जानने के लिए एक विधा जरूर है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी चीजें भी हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके वर्गीकरण पर जा रहे हैं। तो लोक वार्ता को हमने 4 वर्गों में जानने की कोशिश की। और भी वर्ग हो सकते हैं, देखिए अब ये मत समझिएगा कि यही बात है, क्यों? मेरी नॉलेज है थोड़ी सी। कल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी लोक का एक विद्यार्थी हूँ। विशाल समुद्र है और मुझे उसकी गहराई का क्या खबर है? लेकिन जितनी मेरी जानकारी है या जितना मैंने पढ़ा, लोग जगहों से जितना सीखा, उसके आधार पर मैंने 4 वर्ग कर दिए। 8 वर्ग भी हो सकते हैं, 16 वर्ग भी हो सकते हैं, मुझ पर नहीं आते, इसलिए मैं 4 ही बता रहा हूँ। हो सकता है आप 5वां जोड़ दें, अध्ययन करें 5वां जोड़ दें। मैं तो चाहता हूँ कि 5वां आपकी तरफ से जुड़ जाए। तो लोक भाषा, अभी तो लोक भाषा, अब देखिए किसी भी भाषा का जो विकास है वो बोली से होता है नहीं। जिस भाषा में हम और आप बातचीत कर रहे हैं ना, इसका नाम आपसे 30-40 वर्ष पहले खड़ी बोली था। और आकाशवाणी में जब मैं जाता था तो वहाँ वो लगा हुआ था डिपार्टमेंट का नाम खड़ी बोली। खड़ी बोली वहाँ लिखा हुआ था, खड़ी बोली। अब खड़ी बोली ये कुछ हिस्सा हरियाणा का और कुछ हिस्सा मेरठ का, वो जो ये हिस्सा खड़ी बोली का हिस्सा है। खड़ी माने उसमें द्वित्व होता है, रोटी वो द्वित्व है ना, द्वित्व है उसमें, बेटी। तो अब वो जो खड़ी बोली है, वो खड़ी बोली जो आसपास की जो जनपदी बोलियां हैं, ब्रज है, अवधि है, क्योंकि ब्रज की परंपरा चली आ रही थी। और आप शायद साहित्य के विद्यार्थी हों तो आपने देखा होगा कि उसको कहा जाता था ब्रज भाषा। ब्रज बोली नहीं कहते थे, इसको खड़ी बोली कहते थे और उसको ब्रज भाषा कहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहने जा रहा हूं कि भाषा का जो विकास है इसी तो होता है। तो आधार बुनियाद में तो बोली है, बुनियाद में तो बोली है। और बोली अपने विकसित स्वरूप में एक बड़े समुदाय को, हिंदी प्रदेश को, हिंदी बेल्ट को गवर्न कर रही है, सामूहिकता बना रही है, सामूहिकता को जन्म दे रही है, लोगों को जोड़ रही है, लोग संवाद कर रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। क्यों? बिना भाषा के तो व्यवहार होता ही नहीं। बिना भाषा के व्यवहार कैसे हो सकता है? कोई भी व्यवहार बिना भाषा के नहीं होगा। तो वो व्यवहार को आधार बना रहा है वो तत्व जो बोली है। तो हम लोक वार्ता में उस बोली का अध्ययन करते हैं और हम जानते हैं, वो हम लोक में जाते हैं तो वहां हम सुनते हैं, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। माने आप 1 कोस चली 2 मील, 2 मील का मतलब 3 किलोमीटर हुआ, 3-3.5 किलोमीटर हुआ। तो आप 4 किलोमीटर रख लीजिएगा, 4 किलोमीटर पर चलने के बाद आपको पानी बदला हुआ मिलेगा, पानी में अंतर मिलेगा, है ना। तो कोस कोस पे पानी बदले और 8 कोस पे पानी, 4 कोस पे, कहीं 8 कोस पे पानी, तो वो बोली बदल जाती है। अब ये देखिए लोक साहित्य, अब ये मत समझिएगा कि ये स्थिर साहित्य। देखिए प्रेमचंद का गोदान जैसा 50 साल पहले था वैसा आज नहीं। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी 50 साल पहले थी वो कामायनी आज भी है, ठीक है। क्यों? उसका लिखित अक्षर है, लिखित रूप में वो आ चुकी।
लेकिन यही बात आप लोक साहित्य के संबंध में कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन बह रहा है। हमारा आपका सबका भी जीवन है ना, वो जीवन बह रहा है, नदी की तरह से बह रहा है। और जब जीवन बह रहा है तो भाषा भी बह रही है, भाषा बह रही है तो साहित्य भी बह रहा है, उसमें लोकगीत भी बह रहा है, उसमें लोक कहानी भी बह रही है। ठीक है कि गलत है? समझ रहे हैं ना? तो उसमें लोकगीत भी बह रहा है, लोक, तो ये सब बहने का मतलब क्या है? बदल रहा है। जो लोक कहानी मैंने 20 साल पहले संकलित की, वो आज नहीं है, आज बदल चुकी है, आज उसमें परिवर्तन हो चुका है, उसका कायाकल्प हो चुका है। ये ध्यान में रखना है। देखिए, हम लोक वार्ता की बात कर रहे हैं। लोक वार्ता वैसा डिसिप्लिन नहीं है जैसा कि मनोविज्ञान या दूसरे, हालांकि परिवर्तन उनमें भी होता है। कल मैं बता रहा था, ज्ञान दोगुना हो जाता है, लेकिन यहां तो उसका जो आधारभूत तत्व है वही बदल जाता है। गीत चलता है, गीत चलता है, कामायनी नहीं चलती। कामायनी कहां जाएगी? कामायनी तो जहां है वहीं है, गोदान जहां है वहीं है, लेकिन जो गीत है वो चल पड़ा, है ना? यात्रा करते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बातें बताएंगे, उदाहरण दे करके कि किस प्रकार से जो गीत है वो यात्रा करता है, चलता है। तो ये जो विद्या है लोक वार्ता की, ये एक ऐसी विद्या है जो गतिशील है, वो बहुत जल्दी चलती है, देश में भी और काल में भी, है ना? एक जनपद से दूसरे जनपद में गई, दूसरे जनपद से तीसरे जनपद में गई। शायद आप परिचय धीरे होगा, प्रश्न लाएंगे तो परिचय होगा, बिना प्रश्न के परिचय कैसे होगा? तो देखिए, प्रश्न तो देना जरूरी है आपके लिए। कल हमने आपसे आग्रह किया था। तो जैसे गूगा गुरु है हरियाणा का, है ना? वैसे गूगा म्यूजिक राजस्थान में है, जहार पीर, आपने सुना? शायद जहार पीर सुना हो, नहीं सुना? अब ये है ना कि आपसे परिचय हो जाता तो मैं आगे से उदाहरण दे देता। अब जैसे छठ पूजा है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मतलब उदाहरण देना था। जाहर पीर के लिए मैं ये कहना चाह रहा था कि वो गूगा मेडी से चला और राजस्थान से चल करके गुजरात तक पहुंचा, और के मुंशी ने जाहर पीर पर एक बहुत बड़ा वृत्तांत लिख दिया है। अब छठ पूजा की बात कर रहा हूं। अब छठ पूजा कहाँ से चली? बिहार से, और प्रांतों को क्रॉस करने के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच गई विस्तार। ये क्या है? चलना, लोक तत्व का चलना। लोक तत्व चलता है, लोक वार्ता चलती है, गतिशील है, देश में संक्रमण किया उसने। अब जैसे देश में संक्रमण किया ना, वैसे काल में, काल का माने तो वो 1819 में थी, फिर 1919 में थी, और फिर 2019 में आई। तो 1819 से 2019 में कितने परिवर्तन हुए इसके? दूसरे साल चल करके यहाँ आई। उसकी जो निरंतरता है, ये उसका काल में चलना, देश में चलना और काल में चलना, तो परिवर्तनशील है। तो बोली भी चलती है, भाषा भी चलती है। अच्छा, फिर जो शब्दावली है, कल मैंने आपसे बार बार जिक्र किया था और अभी भी करूंगा और अखीर तक करते ही रहूंगा। तो वे आचार्य थे वासुदेव अग्रवाल ने शब्दों की यात्रा देखी कि मूल रूप में ये कौन सा शब्द था। अंबा, अम्मण,
अम्मा माँ, अरे वहां से चला यहाँ से आया, कैसे बदला? और ये पत्र, पथ, पथ माने गिरना, वो पत्ता गिरा था पेड़ पे से, तो हमने कहा ये पत्र है, गिरा। अच्छा ठीक है, पत्र गिरा, कोई बात नहीं। जब हमने उस पत्र पर चिट्ठी लिखी, मैसेज लिखा, तो वो जो पत्र था, पत्र का अर्थ तो पत्ता ही तो था, और उसका अर्थ तो लेटर हो गया, उसका अर्थ तो लेटर हो गया। जरा सा ही तो चला था, हमने किया क्या था, उस पर 2 अक्षर लिख दिए, किसी को भेज दिया, आपने कहा त्रिसा पत्र का अर्थ तो लेटर होता है। फिर और चला, आपको यूनिवर्सिटी ने प्रमाण पत्र दिया, अरे पत्र, अरे ये पत्ता फिर आ गया, फिर पत्ता आ गया। अब ये उसने और यात्रा करी और चला, समाचार पत्र, शपथ पत्र हैं, और फिर पत्ती बनी, और वो पत्ती चप्पल की पत्ती भी बन गई, वो किवाड़ में लगाने की पत्ती भी बन गई, और वो रजत पत्र भी बन गया, और स्वर्ण पत्र भी बन गया, है ना? अरे एक पत्र ने कितना विकास कर लिया, यहां से वहां, और ये अर्थ हुआ, वो अर्थ हुआ, पत्तल बन गई, पत्तल, और वही पत्ता धोना बन गया। कितना उसका विकास। अच्छा वही पत्र था, जब वो धोना बना, हमने कहा पात्र, और जब नाटक चला रहे थे तो हमने कहा भाई इसमें राम का अभिनिवेश करेंगे, तो ये पात्र है, ये राम का पात्र है, तो हमने नाटक के पात्र को, अब शब्द वही है। अब देखिए शब्द मूल चला था पद से, और वो पत्र नाटक के पात्र तक आ गया, आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही शब्द यात्रा करता है। तो वासुदेव अग्रवाल जी ने एक एक शब्द को लिया और उन्होंने वहां तक देखा, मूल तक जहां तक उनकी नजर गई। वैदिक साहित्य उपलब्ध था उनके सामने, वैदिक साहित्य के पंडित थे, तो शब्दावली वो भी लोक वार्ता के अंतर्गत है। निरुक्ति, अब निरुक्ति में किस प्रकार से हम शब्द बना लेते हैं, ये ऐसे प्रत्यय जोड़ लेते हैं। देखिए यहां ये निश्चय किया गया था, और निश्चय क्या किया गया था, उसको संस्थान का रूप दे दिया गया था। एक यहाँ दिल्ली में ही रेडियो स्टेशन के पास में एक बिल्डिंग है, तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, उसका वो लगा हुआ है। वो बहुत पहले पुरानी बात है, जवाहरलाल तक की बात। उन्होंने कहा ये जो अंग्रेजी शब्द हैं इनके लिए हिंदी शब्द बनाएंगे। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग काबिल लोग जो है उसमें आए, शब्दावली बनी, शब्दावली प्रकाशित हुई, प्रशासक शब्दावली प्रकाशित हुई, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो चलता कौन है? जिन शब्दों को ये लोक करता है। अब देखो जुगाड़ शब्द है, अब ये जुगाड़ शब्द किसी विद्वान ने नहीं गढ़ा, पाणिनि और पतंजलि ने नहीं गढ़ा, लेकिन चल रहा है, चल पड़ा। तो जो बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने डंके की चोट ये कहा कि शब्द गढ़े जाते हैं सरकारी दफ्तर में नहीं, लोक जीवन, और वे शब्द चलते। कितने शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी ने हमारी स्वीकार कर लिए हैं, वो लोक के द्वारा बने हुए शब्द हैं। तो शब्दावली वो भी लोक वार्ता का अंग है। अच्छा, प्रत्यय और उपसर्ग भी लगा लेते हैं।
जैसे ओली है, ओली है, अवली से ओली बना। तो कितने ही गांव हैं जिन गांवों का नाम ओली से जुड़ा हुआ है। मेहरौली है, नमस्ते जी, मेहरौली है, अभी है नहीं, अब ओली। अब देखिए इस समय मुझे मेहरौली याद आ गया, महोली है। आप सोच लीजिएगा और सोचिएगा कि कितने जो ऐसे गांवों के नाम या स्थानों के नाम हैं जिनमें कोई न कोई प्रत्यय लगा हुआ है। भाषा पर कभी विस्तार से लूंगा तो वो प्रत्यय भी। अब जैसे उपसर्ग, उपसर्ग है तो अब जैसे चौ उपसर्ग है, चौ, चौकी, चौमुखा। अब ये उपसर्ग है, पहले लगता है ना। अब ये, हाँ, ये रचना कहाँ हो रही है? ये लोक में हो रही है, लोक जीवन में हो रही है, व्यावहारिक जीवन में हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है तद्भवीकरण। तद्भवीकरण की जो प्रक्रिया है वो लोक में होती है। हॉस्पिटल का, अस्पताल लोक करता है। अब देखिए आप शब्द है, आप शब्द है, आप शब्द है। क्या वो बात तो याद दूसरी आई थी लेकिन वो कहूंगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक जगह पर इस प्रकार का प्रश्न उठ गया था, आप शब्द, आप शब्द कैसे बन गया? आप शब्द, आप शब्द किसने बनाया? हालांकि आप शब्द को आज जो संभ्रांत वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, वो इसका इस्तेमाल करता है, और जो साधारण वर्ग है उसको इस्तेमाल नहीं करता है। वो तू वगैरह, तुम वगैरह है। यहाँ लगे हाथ में आपको बता देता हूँ, भाषा के स्तर पर भी और वो लोक वार्ता के स्तर पर कि अभिजात वर्ग और लोक के बीच जो आदान प्रदान है वो शास्त्र और लोक का आदान प्रदान है। वो ऐसा है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि बाद में भी आपके काम आएगा। जैसे समुद्र और बादल, ये जो संबंध है ना सामान्य जन का और विशिष्ट जन का, लोक का और शास्त्र का, ये समुद्र और मेघ जैसा है, समुद्र और बादल जैसा है। समुद्र में जब ताप पैदा होता है, भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं और वो बादल फिर बरसते हैं पहाड़ों पर से होते हुए, और फिर वो बादल फिर वो बरस करके फिर वो नदी वगैरह में बहता हुआ वो पानी समुद्र से ही निकला था और फिर समुद्र में आ जाता है। इसी प्रकार से लोक से निकली हुई जो चीज है, लोक वार्ता से निकली हुई ये चीज है, वो शास्त्र में जाती है। ये सिद्धांत की बात कह रहा हूं, इसको हर जगह अप्लाई करना, पूरे पूरे लोक वार्ता। और वो पुनः लोक में आ जाती है। अब मैं आपको इसका उदाहरण आप शब्द के रूप में दे रहा हूं। देखिए आप में से कोई जैन या तो है और जैन मंदिर में कभी गया हो तो आपने लिखा देखा होगा अपदीपो भव, अपदीपो भव। ये अप क्या है? इसका संस्कृत क्या होगा? अपदीपो प्राकृत, अप में प्राकृत में अप बना। अरे प्राकृत संस्कृत से प्राकृत बनी कि नहीं? ये लोग ने बनाई, क्यों? तद्भवीकरण से बना। अंबा से अम्मा लोक में तो हुआ, हॉस्पिटल से अस्पताल लोक में तो हुआ। तो तद्भवीकरण तो लोग ही कर रहा है। आप उसको कह सकते हैं शब्द को बिगाड़ रहे हैं, अब वो बिगाड़ रहे हैं तो आप बिगाड़ सकते हो, लेकिन कल आपको मानना पड़ेगा उसको। क्यों? कि लोकतः प्रमाणम एक बहुत बड़े वैयाकरण थे, पाणिनि का तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना? और पाणिनि के जो व्याख्याकार थे, महाभाष्य लिखने वाले, वो थे पतंजलि। तो पतंजलि ने कहा कि भाई तुम व्याकरण को जानने वाले तो तुम हो, लेकिन तुम प्रमाण नहीं हो, प्रमाण लोक है। उन्हें सूत्र दे दिया महाभाष्य ने, लोकतः प्रमाण, लोक ही प्रमाण।
अब विश्वामित्र की यदि संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व अमित्र होगा, लेकिन नहीं, लोक कह रहा है कि विश्वामित्र का माने विश्व का मित्र, वही अर्थ मान्य है। लोक तब प्रमाणम, क्योंकि लोक कह रहा है। उन्होंने कई जगह पर सूत्र दिए, लोक विज्ञानाच सिद्धम, भावाच्य कह रहा। तो दूसरा जो हमने लोक वार्ता का जो वर्गीकरण किया, इसको आज में केवल वर्गीकरण आपको बता रहा हूं, विस्तार से जब उसको लेंगे तो फिर। अब तीसरा है लोकशास्त्र, लोकशास्त्र, तीसरा है लोकशास्त्र। अब ये तीसरी जो विधा है वो लोकशास्त्र है, लोकशास्त्र। और जिस परिवेश में हम सब रहते हैं वो लोकशास्त्र का ही परिवेश है, वो लोकशास्त्र का ही परिवेश है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहली जो चीज आती है लोक अनुभव है, जीवन का अनुभव, सबसे पहली चीज जीवन का अनुभव। अब जीवन का अनुभव तो उनको होता ही नहीं। अब जो अनुभव है ना, ज्ञान, अनुभव का नाम ज्ञान है नहीं है कि नहीं बात? तो वो जो ज्ञान है, वो जब ज्ञान का सूत्र कोई जन्म लेता है मन में, तो देखो एक साधारण सी प्रक्रिया है मनुष्य के मन की, कि अनुभूति जो करता है उसका दूसरा चरण अभिव्यक्ति होता है, एक्सप्रेशन। जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं तो हम सोचते कि अरे ये हमारा जो अनुभव है, ये तो यार बड़ी महत्व की चीज दी गई हमारे लिए, बड़ी महत्व की चीज है, तो इसको हम दूसरों को बताएं। ये दूसरों को बताएं, ये जो अभिव्यक्त करें, भाषा का जन्म, लिपि का जन्म, साहित्य का जन्म, किताबों का जन्म, ग्रंथों का जन्म इसी से हो रहा है। मेरे मन में भी है, और कोई बात नहीं थी, लोक की बात कुछ मेरे मन में है, मैं शेयर करूं इनके साथ, शायद इनके काम आ जाए। और यही तो बात है, और क्या है, इसके अलावा कुछ है क्या? तो जो अनुभूति करता है वो अभिव्यक्ति का, क्यों? अभिव्यक्ति अनुभूति का दूसरा चरण है। वो अनुभूति जो है ना, वो अभिव्यक्ति के रूप में बदल जाती है। तो वो जो अनुभव और जो ज्ञान लोक ने किया, अब लोक में सब आगे, तो लोक में सब आगे, कोई छूटा नहीं है ना। आज एक समय मिला तो लोक को भी लेंगे। तो अब ये प्रकृति संबंधी ज्ञान, अब प्रकृति में धरती से, समुद्र से, आसमान से, ऐसी वृक्ष से, वनस्पति से, पशु से, पक्षी से, सबका जो अनुभव है, सबके साथ का जो अनुभव है, वो लोक के पास है। पक्षी का भी ज्ञान है, हमें नहीं है, उसे है। पशुओं का ज्ञान है, कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा घोड़ा अच्छा नहीं है, कौन सा बैल ऐसा है, उसमें क्या लक्षण है। कितने मुहावरे जो बने पशुओं को लेकर के, वो लोग में तो बने, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लोग में तो बन रहे। तो वो जो पशु पक्षी का ज्ञान है, वृक्ष वनस्पति का ज्ञान है, कृषि या पशुपालन का ज्ञान है,
और देखिए उद्योग का भी जो ज्ञान है ना, वो जो शब्दावली है ना, हम और आपने उसका थोड़ा सा सर्वे नहीं किया है, लेकिन आप ये देखेंगे, मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूँ, निश्चित रूप से शब्द मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही थी, तो पहले लोगों से कहा सुना, लेकिन वो नहीं, बात नहीं बनी, तो हम कहा खुद ही चलते हैं। मैं वहाँ खुद गया, जब वो खुद गया उससे अफसर से जेई से उससे मिला उससे, तो उसने क्या बात है, बोले जंपर लगेगा इसमें। अब मैं वो तो बात भूल गया, तार वाली बात लगेगा जो लगता रहेगा। मैंने कहा ये जंपर जो आपने कहा, कूदने वाला उछलने वाला, यार ये क्या चीज़ है, वो जंप करती है। तो वो जो आदमी था उसने कहा नहीं, ये तो साहब इसको जंपर ही कहते हैं, और इस फार्म को भी जंपर कहते हैं। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, अपने अफसर से मिला मुझे तो मैं उसको अफसर से मिला, हम कहा और कोई समस्या नहीं है, मेरा काम तो हो गया। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि ये जो जंप करता है वो कौन सी चीज़ है जो जंप करती है? मेरा तो जहाँ शब्द पर शब्द का आदमी, शब्द में अटक गया, मेरी ज़्यादा और समस्या बढ़ गई। बिजली की समस्या, बिजली तो थी, ये एक समस्या और बढ़ गई कि जंप क्या हो रहा है। अब वही ये था पूरा। उसने कहा कि देखिए साहब, वो जो चीनी की वो होती है ना, चीनी मिट्टी की वो है ना, तो उससे एक तार से उसको पकड़ कर दूसरी तार तक खींच दिया, और जब वो मोड़ा तो दूसरा वो चीनी का जो मोड़ है वहां से वो तार जोड़ दिया। अब ये दो चीनी के ये जो दो है ना, और ये मुड़ के गया है, तो इसके और इसके बीच में जो है कोई लिंक नहीं है, तो वो एक तार डालते हैं, उसको जंपर कहते हैं। तो वो जो बिजली का जो प्रवाह है वो जंप करके मोड़ पे चला गया। तो जो शब्द जो बनता है वो बिंब से बनता है, और लोग उसको देखता है, अनुभव करता है, और उसके बाद अभिव्यक्त करता है। तो वो जो शब्दावली है या वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम केवल कृषि और पशुपालन की बात कर रहे हैं, नहीं, औद्योगिक सभ्यता के पास आप जाइए तो सही, वहां भी आपको औद्योगिक लोकवार्ता मिलेगी। और विश्व के जो लोकवार्ताविद हैं, हमारे यहाँ तो लोकवार्ता का विभाग ही नहीं, IGL से शुरू कर रहा है, तो वहां आपको अर्बन फोकलोर, औद्योगिक लोकवार्ता जैसे जो शब्दावली है वो आपको मिल जाएगी। तो जो लोक का जो अनुभव है ना, मेघ का ज्ञान, हवा का ज्ञान, सुनहरा हवा चल रही है, हड़कंप हवा चल रही है, और हड़कंप हवा और सुनहरा हवा, देखो दोनों में अंतर आ गया। ये पछैया हवा चल रही है, ये पुरवैया हवा चल रही है, ये दक्षिण यहाँ है, ये पुरवैया हवा चल रही है ना, ये पानी लाएगी, पानी बरसने वाला है, पुरवैया चल रही है। इससे पसीना सूखेगा नहीं आपका, ठंडा तो लग रहा है। अब हवा के संबंध में इतनी बातें, लोग का अपना अनुभव है। तो ऋतु का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, पेड़ का ज्ञान, पशु पक्षी का ज्ञान, वो सब लोग के पास है। अब चिकित्सा सुधीर कक्कड़ नाम के एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। मैंने सुना ये है कि वो इस समय भारतवर्ष में आ गए हैं, वैसे वो जर्मनी में थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान। हैं जी, सुधीर कक्कड़, आप इजाजत दें तो काफी ले लो। तो सुधीर कक्कड़ ने एक किताब लिखी है, और उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है। उस किताब का नाम है ओझे और सयाने। ओझे और सयाने। अब ये ओझे और सयाने हैं ना, इनके पास जो साधारण
वर्ग के जो लोग हैं वो जादू मंत्र करते हैं, झाड़ फूक कर लेते हैं। जादू मंत्र भी करते हैं, जादू मंत्र भी करते हैं। तो इनके पास वो जो साधारण वर्ग के जो लोग हैं वो चिकित्सा के लिए जाते हैं। सुधीर कक्कड़ ने कहा, यार मनोविज्ञान का प्रोफेसर तो मैं हूं, मनोरोग कैसे पैदा होता है ये तो जानकार उसका तो मैं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई मेरे पास तो आता नहीं, वहां चला जाता। और इनकी दुकानें चल रही, इनकी दुकानें भी चल रही, इनके पास लोग जा रहे, भीड़ लगा रहे। तो उसने कहा भाई मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना करके वो उन लोगों के पास गया, प्रोफेसर है, तो जामा मस्जिद के एक चिकित्सा करने वाला आदमी था उस जमाने में, किताब आ गई है तो, और ये राज वैद्य ये हरियाणा के हैं जो यहाँ बैठते हैं, यहाँ काली खां वहाँ नजदीक में वो बैठते हैं, और राधा स्वामी सत्संग वाले वहाँ। ऐसे करके उन्होंने कई जगहों को चुना और चुन करके, अच्छा एक वो बालाजी है वहाँ राजस्थान में कहीं, वहाँ आदमी जाता है वो मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई मुझे स्टडी करनी है, वो चले गए उन्होंने स्टडी। और वो जो किताब, इतनी महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखी, और उन्होंने लिखी कि ये जो रोग जो पैदा होता है, आप ये न समझिए मानसिक रोग की बात है, वैसे ये रोग की बात नहीं कर रहा, मनोरोग की बात है, मनोविश्लेषण शास्त्री है वो, तो मनोविज्ञानी है। तो उन्होंने कहा कि इसका जन्म संस्कृति से होता है। जिस संस्कृति में उस मनुष्य का जन्म हुआ है, तो वो संस्कृति जो है वो किस प्रकार से रोग पैदा कर सकती है ना? तो कोई उस संस्कृति में कुछ विधि निषेध होते हैं, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो जो करना है उसको कहते हैं विधि, और जो काम नहीं करना है उसे कहते हैं निषेध, ये नहीं करना है। वैवाहिक संबंधों को लेकर के, नारी पुरुष के मिलन को लेकर के, प्रत्येक संस्कृति में अपने विधि निषेध हैं। कुछ विधि निषेध हमारे हैं, और हमारे में भी भिन्न भिन्न जनपदों में और भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक समुदायों में इस प्रकार को लेकर के भिन्न भिन्न विधि निषेध हैं। और वे जो निषेध हैं वे मनुष्य के मन पर नियंत्रण करते हैं, मनुष्य के मन की चौकीदारी करते हैं। और वो जो चौकीदारी है वो कितनी समायोजन करने वाली है या निर्मम और कठोर है, इसका मन पर असर पड़ता है। और सुधीर कक्कड़ ने नई थ्योरी दी और पूरा ग्रंथ लिखा, मान्य ग्रंथ, वो लोक चिकित्सा पर। तो लोक चिकित्सा पर एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ आ चुका है, वो लोकवर्थ का अध्ययन ही है ये। अच्छा, अब दूसरा जो तत्व है वो है लोक विश्वास। लोक शास्त्र के अंदर पहले हमने 4 भाग किए थे ना, एक लोक साहित्य का किया, एक लोक भाषा का किया, फिर लोक शास्त्र का किया। और लोक शास्त्र में हमने पहले अनुभव और ज्ञान को लिया, और उसके बाद में अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो है लोक विश्वास। हाँ जी बताइए। आप इधर आ जाइए। आपके पास ये कागज नहीं पहुंचा क्या? नहीं, ये कागज ये ले लीजिए।
के बिना नहीं जी सकता। ये एक सिद्धांत है। लोक वार्ता की, अब मुझे याद आ गई तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, वो फिर बाद में फिर कब मिला हुआ इस बात को। वैशाख के महीने में एक चौथ आती है, जैसे करवा चौथ गई है कार्तिक महीने की, उसका नाम है आस चौथ। वैशाख के महीने की जो चौथ है ना, उसका नाम है आस चौथ। लोग वार्ता ही तो पढ़ा ना। अब वो आस चौथ पर दीवार पर चित्र बनाया जाएगा। मैं वो लोक चित्र वाले जब ये लूंगा तो वो उसका जिक्र करूंगा, लोक चित्र का। तो आस माई का चित्र बनाया जाता है वैशाख के महीने में उस चौथ को। फिर लोग कहानी कहते हैं। जो अनुष्ठान होते हैं ना, उनके साथ लोक साहित्य बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चित्र भी बनेगा, गीत भी गाया जाएगा, कहानी भी सुनाई जाएगी, मुगल कलश भी रखा जाएगा, सतियों भी काढ़ा जाएगा। सारा लोक आता है, लोग जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। तो आस चौथ में वो जो कहानियां कहती हैं वो महिलाएं, वो कहीं ना कहानी यूं है कि वो चार बुढ़िया थी, बैठी हुई थी, बुढ़िया ही तो थी। तो एक नई नवेली बहू जो है वो उधर से निकल के जा रही थी, तो उसने ऐसा ऐसे किया है ना। तो वो जो बुढ़िया जो थी ना, उन्होंने कहा कि देखो ये जो नई बहू है ये बड़ी वेल कल्चर्ड है, तो संस्कृत है, ये कैसे मुझे नमस्ते कर रही है? अरे तुझे क्या कर रही है? ये तो मुझे कर रही है। तो तीसरी ने कहा वाह, तुम दोनों की बात गलत है, इसने मुझे नमस्ते किया। चौथी फिर पीछे कैसे रहती? उसने कहा तुम तीनों गलत, मुझे नमस्ते किया है। तो उसने कहा कि भाई अब ये तो बड़ा झगड़ा हो गया, अब ये तय कौन करे? तो बोले भाई इसी के पास चलो, इसी के पास चलते हैं। तो उसके पास गए, बोले बहू तू बड़ी नई नवेली, बहुत अच्छी है, वेल कल्चर्ड है, तो संस्कृत परिवार की है बड़ी। अब तू जो है तेरे मुझे नमस्ते करी थी कि नहीं करी थी? दूसरी ने कहा देखते हैं तो मुझे नमस्ते करी थी। ऐसी तीसरी और चौथी उन्होंने भी नमस्ते करी। अब उसने तो नमस्ते करी नहीं थी, किसी को भी नहीं करी थी। तो लेकिन उसने कहा अब इसने जब कही दिया है तो मैं तुझसे क्यों रहूं? अच्छा ठीक है, पहले आप अपना अपना परिचय दीजिएगा, तब मैं बताऊंगी कि मैंने नमस्ते किसी करी। तो वो पहली जो बुढ़िया थी बोली देख मैं भूख मैया हूं, भूख मैया। तो उसने कहा तुम? बोले मैं प्यास मैया हूं। तो अच्छा बोले तुम? बोले तुम? मैं नींद मैया हूं, नींद मैया। और फिर तुम? मैं आस मैया हूं, आस मैया। तो बोली आस मैया मैंने तुझे ही नमस्ते करी थी, मैंने तुझे ही नमस्ते करी थी। तो वो बोली करे भूख के बिना, भोजन के बिना कुछ हो सकता है? भूखा आदमी कैसे जिंदा रहेगा? तेरे मेरा अपमान कर रही है तू। अब तो वो बात बदल गई उसकी, वो वेल कल्चर्ड से वो तो अनकल्चर्ड हो गई। उसने कहा कि ये क्या, अरे बिना भूख के बिना खाने के कैसे जिंदा रह सकता है? और वो जो प्यास वाली थी, अच्छा बोली पानी के बिना जिंदा रहेगी? चौथी तीसरी बोली नींद नहीं आवे ना, बिना नींद के आदमी जिंदा नहीं रह सकता।
क्या बात कर रहे हैं? Asses hope. Yeah. तो वो बोली कि देख भूख मैया, भूख में भोजन व्यंजन भी 56 भोग से भी भूख शांत हो जाती है, और जो बासी रोटी होती है ना 10 दिन की रखी हुई, भूख लग रही हो तो उसमें वो भी पापड़ जैसी लगती है, आदमी खा लेता है, उसमें विकल्प है, ऑप्शन है। और उनका प्यास मैया, बोले गंगा जल से भी प्यास बुझ सकती है, सोने की धारी गंगा जल पानी, और ये प्यास लग रही हो तो जो जोहड़ का जल है, पोखरी का पानी है, आदमी उसको भी पी लेता है, वो प्यास बुझा लेता है। उनका ऑप्शन 13 भी है। और उन्होंने कहा नींद मैया, बोले नींद सजी हुई सेज पर भी नींद आ जाती है, और जब नींद आती है तो पत्थर पर भी आ जाती है, तो 13 भी ऑप्शन है। लेकिन देखो आशा का ऑप्शन नहीं है, जब तक आशा तब तक सांसा, और जब तक सांसा तब तक आशा, इसलिए आस। तो बिना आशा के मनुष्य नहीं जिंदा रह सकता, जब तक उसको आशा है, जिजीविषा है, तब तक वो जिंदा है। अब मैं तो उसके आगे की दूसरी बात कह रहा हूं, विश्वास। आशा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, विश्वास के बिना जिंदा कैसे रह सकता है? तो तीसरा जो तत्व है, दूसरा जो तत्व है, वो लोक विश्वास का है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब लोग के पास तो बड़े अंधविश्वास हैं। ठीक है, आपकी बात झूठ नहीं है। और कल जब मैंने आपको जो प्रयोजन बताया था, कल आपके उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ कि कल के में आप देख लीजिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है, अंधविश्वास के विरुद्ध शत्रु के किले में घुस करके शत्रु पर आक्रमण करना। ऊपर है ना जो प्रयोजन है, जो लोक वार्ता के अध्ययन का प्रयोजन है, उसमें हमने ये पॉइंट दिया है कि अंधविश्वास का जो विरोध है वो लोक वार्ता के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। जब तक हम लोक जीवन की उस तत्व को भली प्रकार से नहीं समझ लेते, तब तक हमारी बात का कोई असर नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, ये देखिए पहला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट में जो दूसरी पंक्ति है उसमें ये लिखा हुआ है रूढ़िवाद के विरुद्ध। ठीक है ना, रूढ़िवाद। तो लेकिन विश्वास जो ना, ये श्वास से बना है। आ उपसर्ग से आश्वासन बनता है, भी उपसर्ग से विश्वास बनता है, दृढ़ता। संशय का निराकरण, संशय का न होना, विश्वास का लक्षण क्या है? संशय का नहीं, संशय का निवारण होता है। विश्वास का जागरण ही तभी होता है, और जब विश्वास का जागरण हो जाता है तो संशय पास नहीं आते हैं। विश्वास दृढ़ता देता है, इसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो अब ये तो लोक विश्वास के फिर कई हिस्से किए जाएंगे, वो मैं फिर आगे चल करके लूंगा। शकुन अपशकुन भी इसमें आते हैं, लोक विश्वास में आते कि नहीं आते हैं? आदमी चलता है, कुछ शकुन करता है, मुहूर्त करता है, कुछ शकुन करता है। वो अभी तो वो कौन सा वो सेना का वो जहाज आया है, उसका शकुन किया गया था, उस पर बड़ी चर्चा हुई। शकुन, अब देखिए हम वहां की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल बताना चाह रहे हैं कि लोक जीवन के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास की बात हम जब वो चैप्टर लेंगे तब करेंगे। शकुन जुड़ा हुआ है और लोक देव जुड़े हुए, लोक देव भावना जुड़ी हुई है। अब देव भाव किन सूत्रों से जन्म लेता है?
पर भी हम विचार करेंगे। किस प्रकार से देव की प्रतिष्ठा होती है, किस प्रकार से देव भाव जागृत होता है। वो जागृत किसी भी तरीके से हो। अब आप उस पर ये जो बसें हैं या ट्रक वगैरह हैं, वो फलाने बाबा की जय, जाने कौन सा बाबा है उसकी जय, और वो जाने ऐसे करके कितना लिखा हुआ है, और किसी ने वो हरी पट्टी बांध ली है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। अब नजर क्या है? विश्वासी तो है, विश्वासी तो है। अब हमारे आप कहने से ये काम नहीं चलेगा। वो ट्रक वाले बंद कर देंगे नजर का लिखना, बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ कह रहे हैं ना, हमारा उनसे संवाद नहीं, इसलिए लोग वार्ता पढ़ रहे हैं। इसलिए लोग कि हाँ, जब लोग वार्ता आपको जान लेंगे तब आपकी बात का असर होगा। गांधी का असर हुआ था। मैं एक दिन गांधी जयंती का चल रहा है, पर्व चल रहा है, और मैं आपको एक बात बताऊंगी कि यदि कोई मुझसे पूछे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोक वार्ता शास्त्री कौन है, तो एक ही नाम बताओ। मैंने आपको इतने नाम बताए और कल से और भी बताऊंगा, लेकिन जब आप मुझसे ये प्रश्न करेंगे सबसे बड़ा लोक वार्ता शास्त्री बताइएगा, सबसे बड़ा एक नाम बताइएगा, दूसरा नाम नहीं सुनना चाहते, तो फिर वहां मैं कहूंगा महात्मा गांधी। एक दिन मैं चाह रहा हूं कि केवल महात्मा गांधी की लोक चेतना पर ही आपसे बातचीत करूं। ठीक है ना बात? आपको पसंद है या नहीं है? जी। मैं आपको गांधी को लेकर के करूंगा। एक दिन में इस प्रकार से लोक वार्ता का जो वर्गीकरण वो पढ़ाऊंगा, और एक में जो मेरे लिए दो जिम्मे किए गए हैं, लोक का भारतीय विमर्श है, और एक है लोक वार्ता उसकी विधाएं। तो कल मैंने विमर्श पर बात करी थी, आज लोक वार्ता के वर्गीकरण पर बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से अब मान लो कल मैं सोच लूंगा ये पॉइंट बन गए, तो कल आपके सामने वो रखूंगा कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से लोक चेतना जगाई। लोक चेतना के बिना आंदोलन खड़े नहीं हो सकते हैं। विश्वास, अच्छा, तो विश्वास है। विश्वास में ये टोले वगैरह भी आ जाते हैं, ये नजर वजर है ना, ये वो राई और वो है। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो रीति रिवाज है। अब रीति रिवाज आप ये देखिएगा कि जन्म से लेकर के, छठी से लेकर के, जन्म से लेकर के, शुरुआत से लेकर के और आखिर तक, मृत्यु तक, मृत्यु के रीति रिवाज है, विवाह के रीति रिवाज है, जन्म के रीति रिवाज हैं। ऐसा कोई मौका नहीं जिसके रीति रिवाज नहीं, और सब में विधि उसके साथ निषेध जुड़ा हुआ है उसके साथ। क्यों? कि उसके साथ हमारा पाप पुण्य का जो जीवन मूल्य है वो जुड़ा हुआ है। प्रत्येक सांस्कृतिक समूह में आप कितने ही आधुनिक बन जाएं, अब आधुनिकता की बात आपसे कह रहा हूं, देखिए जो लोकतंत्र की आधार भित्ति पर खड़ा हुआ अनुशासन है, उससे बड़ा आधुनिक और कौन हो सकता है? सबसे बड़ी देन है हमारे लिए, हमारे पूर्वजों की है और उस मनुष्यता की है, तो वो लोकतंत्र है। संविधान शरीर है, ढांचा है, उसकी आत्मा लोक चेतना है। यदि तो लोक चेतना शिथिल हो गई तो संविधान काम नहीं करेगा। लोक चेतना सबल थी, अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ देगा। इतना आधुनिकतम जो अनुशासन है वो लोक वार्ता है। और जहां तक आप मुझसे प्रश्न करेंगे आधुनिकता की बात, तो आप आज डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आज आपको सूत्र के रूप में वो बात बता रहा हूं। युग बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं,
युग आता है, युग चला जाता है, समय आता है, समय चला जाता है। ये समय कहाँ चला जाता है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आपने मुझसे प्रश्न नहीं किए, लेकिन अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। क्या संवाद तो करना है आपसे। अब आप एक एक करके सभी अपनी अपनी बात बता दीजिएगा। ये युग आते हैं और युग चले जाते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? जरा ये एक एक शब्द बतला दीजिएगा भाई, बताइए। वापस आते अच्छा, वेरी गुड। अच्छा आप? रिसाइकल है, मतलब आते हैं, अच्छा आप? हिस्ट्री रिपीट हो रही है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अच्छा, एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, दे टीच अस मोर, हमें और सिखाते हैं। जो हम बीत गया है उससे हम और सीखते हैं, सो वी डेवलप। वही एक साइकिल चलती आप- रहती है, वो एक्सपीरियंसेस और वही सेम चीज़ें जो हमने कुछ बड़े कहिए। शुरू से युग आते हैं और जाते हैं, उसका मतलब यही है कि हम जो भी पुराना था उससे नया सीखता है, और जो नया है वो पुराने से भी सीखता है। आप? यही है सर, सबने कवर कर दिया है पॉइंट। आप? ये वही है। समय बीत रहा है, ट्रेडिशंस लेकिन चलते जाते हैं, वो संस्कार के रूप में लाइफ साइकिल स्टेजेस, इट गोज ऑन इन इंडिविजुअल लाइफ। आप? सर समय उस तरीके से बिकता नहीं है हमारे, मतलब प्रेजेंट में लोग लिव इन कर रहे हैं पुरानी 5,000 साल की पुरानी हिस्ट्री भी, और अभी को भी। तो कोई कहीं जा नहीं रहा है, समय स्थिल है। लेकिन सर वही मतलब समय स्थिर है। हाँ सर, हमारे लाइफ में हम लोग वो भी चीज़ें कर रहे हैं जो 5,000 साल पहले कुछ चीज़ें होती थी, हाँ। और ये होता है। ये सर ऐसा ही है जैसे आपने वो बताया कि समुंदर और मेघ का जैसा कॉम्बिनेशन है, उसी तरीके से जो टाइम हाँ। जा रहा है वही आ रहा है। तो समय इतिहास से आ रहा है और भविष्य में जा रहा है। अच्छा खैर, आपकी बात जो है इसमें थोड़ा सा देखिए, जो आपने साइकिल की बात करी ना, वो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। उसमें मैं केवल एक संशोधन करूंगा। यदि साइकिल से मतलब आपका ये है, तो ये बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि समय की गति को लेकर के भी मनुष्यों ने चिंतन किया है, और उसमें बल्कि जो मार्क्सिस्ट धारा है वो कहती है नहीं, विकास सीधी सीधी रेखा, सीधी रेखा। आप चल रहे हैं ना, और वो कभी नहीं लौटता है। मार्क्सिस्ट ये कहता है कि वो इस रेखा पर चल रहा है, लौटने वाला नहीं है, लौटता नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरा जो विचारकों का जो है वो इसको कह देते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसे करके कह देते हैं। अच्छा, लेकिन एक तीसरा विचार है, वो विचार है कि रिपीट तो होता है, लेकिन वो वो लौटेगा नहीं, बड़ा वृत्त बना दिया उसने वृत्त बड़ा बन गया। वो घूम तो रहा है, लेकिन दोबारा लौटने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, ये आपकी बात मैंने रखी है, आपकी बात ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया, बात आप ही की ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूं कि वे जो युग जो चले गए, अब मैं लोकवार्ता पढ़ा रहा हूं, लोकवार्ता की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। वे लोग, वे जो समय थे, वे मनुष्य की स्मृति में समावेश, वे मनुष्य की स्मृति में समा गए। इसलिए मनुष्य के मन को मनोविज्ञानी बीते युगों का एपिटोम कहते हैं।
हिंदी में कहते हैं युगंधर, युग को धारण करने वाला। बीते हुए सारे युग उस अंधकार युग से लेकर के और आज तक वो सब मनुष्य की स्मृति में, चेतन में न सही अवचेतन और अचेतन में मौजूद है। सपने क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं ये सपने? दिन भर वही काम करते हैं, इसलिए repeat होता हैं? है। वही काम करते हैं दिन भर, तो वही फिर रिपीट होता है। तो मनुष्य को बीते युगों का एपिटोम कहा गया है। और ये जो आधुनिकता है ना, ये बहुत कम हिस्सा है। जब हम लोक मन को पढ़ेंगे, लोक मन को दिखाएंगे, तो वो चेतन के नीचे अवचेतन और अवचेतन के नीचे अचेतन, और वो सामूहिक मन एक व्यक्ति मन होता है, और व्यक्ति मन में सामूहिक मन जिंदा रहता है, और सामूहिक मन में व्यक्ति मन जिंदा रहता है। यही लोक मन को समझने वाली बात है। ये लोक वार्ता है। लोक वार्ता जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हम लोक वार्ता को पढ़े क्यों? अरे अपने को जानने के लिए पढ़े, जीवन को समझने के लिए पढ़े। लोक वार्ता ऐसा केवल लोकगीत गाना और इसका नाम लोक वार्ता नहीं है, फोकलोरिस्टिक्स इसका नाम नहीं है। गहराई में जाता है उसके साथ, जीवन को समझने के लिए। हम कहाँ आगे थे? अनुष्ठान पर आगे ना, रीति रिवाज। रीति रिवाज की बात कर रहे थे ना। अच्छा, पाप पुण्य की अवधारणा पर आगे थे ना। अब चौथा जो पॉइंट है वो है अनुष्ठान, रिचुअल्स। अनुष्ठान नाना प्रकार के। अब कुंभ चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, कुंभ का कितना बड़ा आयोजन होता है। श्रावण का महीना होगा और वो वहां जाते हैं गंगा, क्या कहते हैं उसके लिए, कांवर, कितना बड़ा आयोजन। अच्छा, अभी हम करवा चौथ करके चुके हैं, अब देखो दीपावली आ रही है, धनतेरस होगी, भाई दूज होगा, अन्नकूट होगा। अरे कौन सा ऐसा महीना है बता दीजिएगा? ये लोक वार्ता का तो विषय है। देखो, हमने मना लिया, हमने व्रत कर लिया और चंदा को अर्घ दे लिया या नहीं दे लिया, ये सारी जो बातें हैं, ये तो ऊपर की सतह ही बातें हैं। लोक वार्ता उसके अंदर जाती है, एक एक चीज को, एक एक सूत्र को डिफाइन करती है, एनालिसिस करती है उसकी, है ना। ये लोक शास्त्र है। अच्छा, अब चौथा जो तत्व है लोक वार्ता का, वो है लोक कला। लोक कला पर तो मैं कुछ सामग्री आपको देना चाह रहा था, और बल्कि मैं बड़े मन से लिख करके लिखा था मैंने ये, तो कई जगहों पर छिपा भी वैसे है, तो कभी फिर करें, लेकिन आज मैं परिचय के रूप में दिए दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज है संगीत। अब कोई ऐसा गीत नहीं जो स्वर से जुड़ा हुआ ना हो। देखिए, ये जो कविता है ना, ये वैसी जो परिनिष्ठित साहित्य की कविताएं होती हैं, वो पढ़ दी जाती हैं, बिना लय के भी पढ़ दी जाती हैं। बल्कि वो आपने देखा होगा कि वो उसको आप गा ही नहीं सकते, वो ऐसी कविता, उसके गाने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कविता कहा जाता है। उसके लिए कोई तुक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कविता बन गई। लेकिन लोकगीत आपको ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें कोई ना कोई राग होगा और मौलिक राग होगा, हैं? और इसी प्रकार से वादन लोक विशेषता है कि जो उसके आसपास जो होता है ना, बस उसी को अपना बना लेता है। बांस से बांस काटा और बांस से बांसुरी बना ली उसने। बांस के पास रह रहा था वो, बांस बांसुरी बना ली, अपने आसपास से बनाता है, अपने आसपास से चीजें ग्रहण करता है। विंब भी अपने परिवेश से ग्रहण करता है। साहित्य के लिए विंब भी अपने परिवेश के, अभी पत्र की बात मैंने आपको बताई थी, विंब एक बार बताएंगे, हैं? विंब एक बार बताएंगे। अच्छा, और फिर चित्रकला है। अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये जो जितने भी वो होते हैं ना संस्कार, है ना, जन्म से लेकर जन्म के बाद छठे दिन वो छठी मैया बनाई जाएगी। फिर वो यज्ञोपवीत होगा, उस पर फर्श पर भी और दीवार पर भी
वो मातृका की स्थापना करी जाएगी, वो मातृका देवता बना जाएगा, उसको काटा जाएगा। अभी वो देवठान आने वाला है, उसको फर्श पर वो पैरों के निशान, वो अल्पना और ये और वो अभी थोड़ी क्वार में लड़कियां हरियाणा में सांझी बना रही थी। सांझी कैसी? गोबर वाली, गोबर को लेकर के सांझी बना रही थी। संजा भैया आरती, उसका आरती कर रही थी, वो कला है। अब देखिए गोबर, मैंने आपसे कहा ना, जो अपने पास में जो चीज है ना, बस उसी को उसने ले लिया। वो रंग भंग कहाँ से लाती? और गोबर था उसके घर में, उसने गोबर लिया, गोबर से कितने ही देवता हैं। यदि हम गोबर का ध्यान दें और थोड़ा सा गांव का अध्ययन करें, तो ये सांझी तो मुझे याद आ गया है, इसे मैं आपसे कह दी। लेकिन ऐसी कितनी ही आकृतियां हैं जो गोबर से बनती है। अब ये होली पर वो गुलरी बनती है, गुलरी बनती है। अब ये दिवाली के दूसरे दिन वो गोवर्धन बनेगा। अब गोवर्धन वो गोबर से बनेगा। अच्छा, और अब जब याद आ जाएगा तो नाग पंचमी में भी गोबर से हैं? बनाते हैं। जी? नाग पंचमी का जो हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। वेरी गुड। मुझे तो ऐसे ही डायलॉग चाहिए, ऐसे ही संवाद चाहिए भाई आप लोगों से, जो मुझसे जो बात बिसर जाए, मैं जिसको भूल जाऊँ, आप मुझे याद दिला दें। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो लोक चित्र वाला जो मामला है ना, अब नाग पंचमी पर वो चित्र सांप के बनाए जाते हैं। हालांकि जब हम लोक वार्ता में अंदर जाएंगे ना, तो नाग जाति का और नाग का और नाग पंचमी का वो उस सांप से कोई लेना देना नहीं। सांप से कोई लेना देना नहीं। वो तो सांप तो दूध भी नहीं पीता नहीं, अब ये हम बात में करेंगे। ये जब वो चैप्टर, क्यों ये चैप्टर छोटे छोटे नहीं है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फिर अच्छा, जब वो बात समझ में आने लगती है ना, तब लगता है कि अरे जिसको हम ये समझ रहे कूड़ा करकट समझ रहे थे, उस कूड़े करकट में तो मोहरें छिपी हुई हैं, है ना। तो आपसे विमर्श इसीलिए तो कर रहा हूँ, आपके समाज इसीलिए कर रहा हूँ, आपके मन में कोई बात पैदा हो जाए। और लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, और लड़कियाँ जो है वो जो परंपरा का है उसका जो सूत्रधार है वो महिलाओं के पास है। जो विचारधारा जो कपिला जी के मन में जो थी, वो असाधारण विचारधारा थी। लोक कला की बात थी। अब लोक चित्र की लोक, इसमें वो दूसरी भी शिल्प वाला आ गया, मूर्ति शिल्प। अब देखिए मैं मुझे बात याद आ गई तो इसलिए कहूँगा, जरूर कहूँगा। इस संस्था की जो फाउंडर थी, देखिए वैसे तो सरकारी होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उनके घर पर जाकर के ये कहा कि तुम जो है वो ये आर्ट का सेंटर बनाओ, तो फाउंडर मैं उनको मान रहा हूँ। वही मुझे लेकर के आई थी, 93 में आ गया था मैं। तो उन्होंने मिट्टी की कला पर भाषण देना था अमेरिका में। अमेरिका की किसी जगह पर मिट्टी की कला पर भाषण, कला की तो विदुषी है ही है वो। और ये साहित्य अमृत में छपी है ये कहानी पूरी, विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कपिला जी ने भाषण दिया मिट्टी के खिलौनों की कला पर, और उनके पास बनारस के एक कुम्हार का बनाया हुआ हाथी था, वो चलता हुआ दिखाया गया था, पैर उठ रहा है। जब उन्होंने व्याख्यान दिया तो गजगति को लेकर के, गजगति की तो उपमा दी जाती है, इसकी हाथी की चाल गजगति। अब गजगति उपमा दी जाती है, तो उन्होंने जो है जो गजगति और वो उठे हुए पैर दिखाए और उसको एक्सप्लेन किया, वहां उनकी गजब की व्याख्यान क्षमता, विशेषण क्षमता होती गजब की। तो विद्यानिवास मिश्र जी ने आगे लिखा कि वो जो हाथी का जो खिलौना वो लेकर के गई थी ना, वो बनारस के एक मोहल्ले में वो जो बनाने वाले मिट्टी के हैं काम करने वाले, वो एक मोहल्ला खास है। विद्यानिवास मिश्र जी काशी में रहते थे,
उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा आदेश आए अमेरिका से कि वो जो खिलौना था वो जहाँ भी था वहाँ बिक गया, और उन्होंने पैसों में बेचा। आप कहते हैं फोकलोर किस मतलब की दवा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो मोहल्ला जो था, वो झोंपड़ियाँ थीं, उसमें मकान बनने लगे। अच्छा, लेकिन पंडित जी फिर आगे ये लिखा है कि जब पैसा आने लगा तो उन्होंने उसमें खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की, उसमें फैशन डालने की कोशिश की, और वो जिसकी व्याख्या देने के लिए कपिला जी गई थी, वो चाल, वो गजगती खत्म। अब ये लोक कला है, लोक कला। तो मृग मूर्ति की कला, चित्रकला और अभिनय है ना, लोक मंच जो होता है, वो किसी भी प्रकार से वो अभिनय करके, अभिनय भी एक कला होती है। तो ये जो लोग नाटक होते हैं, स्वांग होते हैं, सांग होते हैं, तमाशा होते हैं, ये रामलीला होती है, रासलीला होती है, दूसरे अनेक वो होते हैं। तो ये सब शिल्प के वो अभिनय के उसमें आएंगे, लोग नृत्य पर आएंगे। अच्छा जी, ये मैंने आज का ये वर्गीकरण किया है। अब मैं चाह रहा हूँ आपके कुछ प्रश्न आप लिख करके लाए हो तो आप मुझे प्रश्न दे दीजिएगा, तो हम कल विचार करेंगे। लाए हैं? हाँ। कहानी आपको याद हो जो कि समय के हिसाब से आप कह रहे थे आधुनिकता में बदली है, तो पहले आधुनिकता के हिसाब से कहानियाँ बदल रही हैं जैसा आप बता रहे थे, तो क्या ऐसी कोई कहानी आपको याद है जिसमें पहले कुछ और रहा हो, अभी कुछ और हो गया हो, ऐसा कुछ है? वेरी गुड, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी मैं दूंगा, और इस समय ठीक से वैसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दूंगा। और एक चीज़ हाँ, जरूर करो। जैसे ये छठ और करवा चौथ का कहा आपने, करवा चौथ तो अगर मतलब ऐसे छठ को देखें तो छठ बिहार से चल के आज भी बिहार के ही लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन करवा चौथ जो है वो एक कम्युनिटी से निकल के दूसरी कम्युनिटी और ज़्यादातर कम्युनिटीज में मनाया जाता है, अलग रीजन वाइज रीजन वाइज बदलता जा रहा है। तो इन दोनों को सेम तरीके से देखेंगे या अलग अलग? नहीं, एनालिसिस में एक एक तार का एनालिसिस करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक एक गति जो है ना, वो गति अगर इधर है और गति अगर इधर है, तो एनालिसिस तो इसी का मतलब, वरना निष्कर्ष गलत निकलेंगे। फिर यदि हम दोनों को मिला देंगे ना तो निष्कर्ष गलत निकलेंगे, हम अलग अलग करेंगे इनके लिए। अब करवा शब्द जो है वो एक मिट्टी का पात्र होता है करवा, तो हम इसको जान लें कि इसका जो मूल सूत्र है ये उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है जब हमारे जीवन में मिट्टी के बर्तनों का बाहुल्य था। स्टील के बर्तन की बात आज को प्रतिनिधित्व करेगी। स्टील की बात आएगी तो वो बताएगी ये 2000 वाला जो युग है ये स्टील का युग है, लेकिन जब करवा आ रहा है, अब करवा मिट्टी के बर्तन छोड़ दिए मनुष्य ने, लेकिन करवा नहीं छोड़ा। तो वो उस जमाने से जुड़ा हुआ है जहाँ मनुष्य मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करता था, है ना। तो वहाँ उस सूत्र को लेंगे और दोनों को अलग अलग करेंगे, तो एक नहीं कर सकते, हम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड सवाल, आपके दोनों सवाल बहुत बहादुर। हाँ जी सर, मेरे दो सवाल हैं। हाँ, दो सवाल करिए आप। एक तो ये है कि जैसे लोक कला में जो चित्रकला है, तो जैसे मैं यहाँ भारत से और मैं जाता हूँ इजिप्ट में, मिस्र में, वहाँ की जो हीरोग्लिफ्स जो इजिप्शियन आर्ट है, मतलब जो लैंग्वेज है, जो भाषा है उनकी, उस पर अध्ययन करता हूँ। तो मतलब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं वहाँ जाके उस लैंग्वेज को पढूं? उसका आंसर जो मैंने जवाब सोचा है, क्या मतलब हम लोग इस वजह से जाते हैं वहाँ अध्ययन करने के लिए कि उस जो सिविलाइजेशन है जो वहाँ की, उससे हमारा कोई कनेक्शन निकले, क्या इसलिए हम जाके उसका अध्ययन करते हैं? ऐसा हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, आप हैं तो बहुत सोचने वाले लोग हैं, खुशी होती है। अच्छा, आपका क्या है? देखो एक बात आपको बताऊँ, लोक वार्ता देखो शुरुआत तो जनपद से होती है, शुरुआत तो उसकी जनपद से होती है,
लेकिन मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि लोक वार्ता तो गंगा की तरह से, मैंने अभी आपसे कहा था वो जीवन बह रहा है और उसके साथ लोक वार्ता भी बह रही है ना। तो जो बह रही है वो तो गंगा है। घाट कभी बहता है क्या? गंगा बहती है, घाट बहता है? घाट तो जहाँ है वही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उस प्रवाह से मिलने के लिए हमें घाट पर जाना पड़ता है। वो जनपद घाट है, लेकिन अंततः घाट हमारा लक्ष्य नहीं है। नाम हमने जनपद के बाद संपदा जोड़ा है। जनपद हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वो प्रवाह है, वो जो निरंतरता है, उससे हम जुड़ना चाहते हैं। और उससे जुड़ने के लिए अब उसको कोई रास्ता नहीं है। भाई घाट पर होकर के तो हम जाएंगे, उसका कोई रास्ता नहीं, हमें मूली के पास जाना है। मैं यहाँ आपको एक बात जो है मैं देखी थी कल, तो मैं इनसे कहूँगा लोक वार्ता के संबंध में। तो देखिए, चाहे आप लिख लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कोई बात नहीं। लोक वार्ता हमें केंद्र से विकेंद्र की ओर ले जाती है, केंद्र से विकेंद्र की ओर ले जाती है, केंद्र से विकेंद्र की ओर ले जाती है। अब वाक्य पूरा मतलब केवल केंद्र से विकेंद्र की ओर लिख लो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, व्यक्ति से सर्वजन की ओर ले जाती है, व्यक्ति और वर्ग से सर्वजन की ओर ले जाती है। नगर से जनपद और वन की ओर ले जाती है, नगर से जनपद और वन की ओर ले जाती है। बिंदु से वृत्त की ओर ले जाती है, सर्किल पॉइंट से, बिंदु से वृत्त की ओर ले जाती है। वृत्त, सर्किल आप ही ने तो बताया, खुद ही बोल रहे हो। अच्छा, परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर ले जाती है, परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने है, परोक्ष पीछे देखा नहीं। परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर ले जाती है। भाषा से बोली की ओर ले जाती है, भाषा से बोली की ओर ले जाती है। सिद्धांत से व्यवहार की ओर ले जाती है, सिद्धांत से व्यवहार की ओर ले जाती है। आदर्श से यथार्थ की ओर ले जाती है, आदर्श से यथार्थ की ओर ले जाती है। और एयरवेज और रेलवेज से पगडंडी की ओर ले जाती है, एयरवेज और रेलवेज से और रोडवेज से पगडंडियों की ओर ले जाती है। सत्ता के केंद्र से सीमांत की ओर ले जाती है और राजपथ से जनपथ की ओर ले जाती है। इंडिया गेट के पास एक राजपथ है और एक जनपथ है, तो राजपथ से जनपथ की ओर ले जाती है। सत्ता से कहाँ ले जाती है? सत्ता से कहाँ ले जाती है? सत्ता से कहाँ ले जाती है? सत्ता के केंद्र से कहाँ ले जाती है? सत्ता के केंद्र से लोक सत्ता की ओर ले जाती है, जन सत्ता की ओर, जन की सत्ता जो संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है, केंद्र है। अच्छा, हाँ भाई साहब, तो हाँ आपकी बात हुई ना बात। हाँ, मैं आपको भाई साहब, वो जो है ये जो लोक वार्ता है, अंततः मनुष्य को पहचानने की अब भारत का आदमी भी मनुष्य है और इजिप्ट का भी मनुष्य है। हम ये देखना चाहते हैं कि वे कौन सी भिन्नताएं हैं जो हमको अलग करती है और कौन सी समानताएं हैं जो हमको मिलाती है। हमको हम एक मनुष्य की प्रतिष्ठा करने वाले। देखिए, कुदरत ने रंग नहीं भरे थे नक्शे में, जो हम विश्व का नक्शा बनाते हैं ना,
तो ये एशिया को एक रंग में रंग दिया, यूरोप को एक रंग में रंग दिया, अफ्रीका को एक रंग में रंग दिया, ऑस्ट्रेलिया को एक रंग में रंग दिया। ये रंग कुदरत ने नहीं दिए, आदमी ने बनाए। ये सीमाएं आदमी ने बनाई। तो आदमी से मिलने की 20 परिधि बना दी, दायरा बना दिया। आदमी ने बनाया ना, दायरा बनाया। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दायरों के ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए हमें इजिप्ट नहीं, हम सारे विश्व की देशों की लोक वार्ता से अपनी लोक वार्ता की तुलना करना चाहते हैं, सादृश्य को खोजना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो केंद्र है, हमारा जो अभीष्ट है, वो तो मनुष्य है। मैंने आपसे कहा इससे ज्यादा अधुनातन कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाँ जी, आप सर आपने बताया था पतंजलि ने ये बोला था लोक प्रमाणम का जो कॉन्सेप्ट दिया था, पतंजलि का जो लोक प्रणाम का जो कॉन्सेप्ट था सर, तो सर क्या इसको ये कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन में ये एक भौतिकवादी परंपरा है जो लोक प्रणाम ये प्रमाण का जो बात कही है पतंजलि ने, पतंजलि ने पाणिनि के ग्रामर को सब ये क्या व्याख्या करते हुए? नहीं, ये भौतिक वाली बात आपने किस सूत्र पर कही ये है? जो सब लोक प्रमाणम कहा कि जनता तय करेगी, लोग किसी भी शब्द को ये लेजिटिमेट है इलेजिटिमेट कहेंगे, ऐसा ही। हाँ, तो उसमें भौतिकता वाली बात कहाँ आ गई? सर क्यों भौतिकता मतलब सर लोगों से वो प्रमाणित हो रही है, उसका कोई थियोलॉजिकल या कोई मतलब क्या कहते हैं इसको, किसी भी शास्त्रिक वहाँ से इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है हम लोग को। जैसे सर आपने बोला ना कि आप और तू कौन सा इसमें से सही होगा, तो ये कौन तय करेगा? तो जो कॉमन जो लोग हैं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा था कि आत्म शब्द को लोग ने आप बना दिया। हाँ तो आप बना दिए, लेकिन इसको मान लीजिए हम लोग सही माने, जैसे कई सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस होती है ना जो कि अपर क्लास और लोअर क्लास अलग अलग मानता है। सर कई सारी चीज़ें होती हैं जो अपर क्लास अलग मानता है, लोअर क्लास जो कॉमन जो लोग हैं उसको अलग मानता है। नहीं, ये जो आपने वैविध्य की बात करी है ना, मैं एक दिन इसी बात को लेकर के चिंतन करना चाहता हूँ मैं, और मैंने जो आज जो बिंब दिया है ना, उसी बिंब को लेकर के चलूंगा समुद्र। और सर दूसरा एक और सवाल, और समुद्र में जो लहरें टकराती हैं ना, लहरें टकराती हैं ना, टकराव है कि नहीं है? समुद्र में टकराव है कि नहीं? आप उस टकराव की बात कर रहे हैं, और टकराव है, लोग में टकराव है, ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र की लहर एक लहर से दूसरी लहर टकराती है। ठीक है ना? द्वंद्व है, बिना द्वंद्व के देखिए, आप थोड़ा सा भारतीय सिद्धांत को ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मूल सिद्धांत स्पंदन है। अब देखो स्पंदन बिल्कुल, ये जो हॉकिंग ये इसका नाम क्या था, हॉकिंग जो भौतिक शास्त्री, स्टीफन जो स्टीफन कह रहा है द्वंद्व की बात, वो जो स्पंदन की बात कि स्पंदन हुआ और फिर विस्फोट हुआ, वो स्पंदन सिद्धांत आपको भारतीय दर्शन में मिल जाएगा। आपने पूछा इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना ये लोक वार्ता का विषय ले रहा हूँ, जो शास्त्र का विषय आपने उठा दिया था, लेकिन मैंने कह दिया इसलिए आप प्रसंग आया तो कह दूंगा। हाँ जी, आप आइए, कुछ आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, एक सवाल आपसे जरूर सुनना चाहता हूँ। सर हाँ, आपसे मेरा सर ये जो क्लासिफिकेशंस हम लोग जैसे ये अलग अलग विभाजन हैं लोक वार्ता के, और जो देखते हैं ये सारे प्रवाह में चलते हैं, एक कांस्टेंट परंपरा कहिए या जो भी ये चेंजिंग है, इसको अगर हम डिसिप्लिन में पढ़ना चाहें तो किस तरह से पढ़ सकते हैं? इन द सेंस कि नो डाउट सर ये बहुत ब्रॉड है, हाँ, और पर काफ़ी आपस में द्वंद्व हैं। जैसे अगर इसको हम कंपेयर करते हैं टेक्स्ट से, कोई भी किसी का भी अगर हम प्रैक्टिसेस ले लें, बिलीव्स ले लें, कहीं भी ले लें, तो वो काफ़ी सर डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, काफ़ी आपस में मतभेद होंगे। तो एज अ डिसिप्लिन हम इसको कैसे किसी भी चीज़ को, खड़ी बोली ले लें या कोई भी भाषा या कोई भी एक लेके अगर हम करना चाहें तो इसको एज अ वो कितना रेलेवेंस कैसे निकाल के सकते हैं? देखिए विस्तार तो है, बहुत है ना, लेकिन मनुष्य जो है वो हार नहीं मानता। मनुष्य का ये एक मनुष्य की जिजीविषा है, जिगीषा है, वो हार नहीं मानता।
ओर प्रयत्न करता है वो हारता नहीं। यही इसलिए वो चंदा पर चला गया, इसीलिए वो ब्रह्मांड को नापेगा, इसीलिए क्योंकि वो हार नहीं मानता, गढ़ लेता है। पहले वो गढ़ता है, एक नक्शा गढ़ा चंदा का। तो लोकवार्ता समुद्र की तरह से विशाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए हम और आप आज बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन ही बनाया ना, एक चित्र बनाया, एक वर्गीकरण किया। मैं जानता हूं, मैंने आपसे कह दिया कि मेरा वर्गीकरण जो है ये फाइनल नहीं है, कहा भी नहीं कहा। अच्छा फाइनल नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से ये फाइनल किया। वो फाइनल, अब ये मेरा दुस्साहस कह लीजिए आप, हैं? तो डिसिप्लिन ऐसे ही बनेगा, ऐसे डिसिप्लिन बनेगा। अब यहाँ जो बीज वपन हुआ है, ये वृक्ष बनेगा, तो बीज तो वपन हुआ ना, तो इसी प्रकार से वो अनुशासन भी बनेगा, स्वतंत्र अनुशासन भी बनेगा, ठीक है ना। स्पेशली सर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बहुत ब्रॉड है, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ब्रॉड है। हाँ जी नमस्कार। हाँ 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 बताइए। सर आप राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहे थे कल राहुल सांकृत्यायन सांकृत्यायन। तो सर एक मतलब हर टाइम ऐसा होता है कि जब कोई ना कोई होता है हमें स्टोरीज बताने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारे पास चीज़ें पहुंच जाती है। तो अब जो ये टाइम चल रहा है और इसमें भी लोग आएंगे और फिर आगे भी लोग आएंगे, तो अगर कोई उन्हें यही सब चीज़ें बताना चाहे, यही सब स्टोरीज बताना चाहे, यही सब कहानियाँ बताना चाहे, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो अपने तरीके से इसे उन कहानियों को बताए, या वो पुरानी चीज़ों को उठाकर ही उस पर कुछ लिखे, रिसर्च करे, उस तरीके से बताए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है आने वाली जनरेशन को कहानी सुनाने का? देखिए वैसे तो आदमी अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास करता ही है, वो करता ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कामायनी की जो कथा है वो मनु की है, और मनु आदिमानव जिसको हम कहते हैं। अब उस मनु की कथा का उसने आधुनिकीकरण किया, एक नए परिवेश में उसकी व्याख्या की। तो इसी प्रकार से कितने ही पुराणों की गाथाएं हैं, कितनी पुराणों की कथाएं हैं, जिनको जो प्रतिष्ठित साहित्य है, उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे काव्य हो, खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, लिखा गया। अच्छा दूसरी बात है लोक के अंदर, तो लोक के अंतर्गत तो मैंने आपसे ये कहा कि जितनी बार हम उसको सुनाते हैं ना, उतनी बार उस विधा का कायाकल्प हो जाता है। पर उसकी वैल्यू तो कम नहीं होती ना सर? क्या उसकी हाँ वैल्यू तो बनी रहेगी। वैल्यू देखिए, वैल्यू अगर नहीं होती तो हम कहते क्यों, सुनाते क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि अनुभूति के बाद अनुभूति का दूसरा चरण अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अनुभूति हमने की, अब निश्चित है अभिव्यक्ति कुलबुलाएगी। तो वो जो आपने सुना, वो जो तत्व आपने ग्रहण किया, उस तत्व को जब आपने अभिव्यक्त किया तो कायाकल्प। लेकिन इसके साथ ये बात है कि प्रत्येक कहानी का कायाकल्प होगा, हर बार होगा। जितनी बार सुनाया जाएगा उतनी बार उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, निरंतर बदलेगा। अब इसीलिए वो उसको पुराण युवती कहते हैं। देखिए पुराण युवती शब्द है, पुराने जो लोग हैं उन्होंने क्या शब्द गढ़ा, पुराण युवती। अब देखिए पुराण का अर्थ तो ये हुआ बहुत बड़ी बूढ़ी है, बिल्कुल फूस हो चुकी है, दोखरी हो चुकी है, फूस दोखरी है, लेकिन पुराण कहा और फिर कहा युवती। अरे वो युवती है, युवती ना, वो युवती। तो ये जो लोक कहानी है, ये लोक वार्ता है, ये लोक साहित्य है, ये पुराण युवती है, माना ये पुरानी है, लेकिन कायाकल्प तो कर रही है, हर बार उसका कायाकल्प हो जाता है। अब यदि वैल्यू नहीं होता तो हम उसको तो सुनाते क्यों, कहते क्यों, है ना। कुछ अनुभूति थी इसीलिए। अच्छा तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? हाँ नहीं, आपका प्रश्न मेरे पास है। आपका प्रश्न मैंने कल भी कहा था, आज भी मेरे पास है, सुनाऊंगा। हाँ जी आप बताइए। सर जैसे जब हम बात करते हैं लोक भाषा का, तो हमने बात की कि अलग अलग बोली है और समय के साथ वो बहती रहती है, वो चलती रहती है। पर अगर हम ट्रांसलेशंस की बात करें तो मेरी बोली में ऐसा कोई शब्द है जिसका किसी और की बोली में वो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता हो, या जैसे तो हम उसको फिर कैसे पढ़ेंगे, तब वो मतलब बदल जाएगा बात का। हाँ
मैं आपको एक छोटा सा आपको एक वृत्तांत सुना दूं, शायद उससे आप अर्थ निकाल लेंगे। हिंदी का कवियों का साहित्यकारों के एक शिष्टमंडल विश्व भारती शांति निकेतन में गया, गुरुदेव से मिलने के लिए गया। तो गुरुदेव से मिलने के लिए जब वो गया तो पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने उनसे ये कह दिया सारे पत्रकार लोगों के सामने, तो गुरुदेव यदि आप हिंदी नहीं सीखेंगे तो मैं भी बंगाली नहीं सीखूंगा। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया है ना, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए, मैं हिंदी शब्द को समझ लेता हूं, हिंदी शब्द को मैं समझ लेता हूं। अब आगे की बात सुनिए, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हिंदी से जुड़ा जो परिवेश, हिंदी शब्द से जुड़ा हुआ जो परिवेश है, उसको मैं ग्रहण नहीं कर पाता। तो वहां तुरंत पत्रकारों को संबोधन करते हुए पंडित बनारसी चतुर्वेदी कहते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा के पत्रकार हैं वो सुन लें, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द के साथ उसका परिवेश जुड़ा हुआ होता है, प्रत्येक शब्द के साथ उसका परिवेश जुड़ा हुआ होता है। अर्थात वो जो शब्द ने जन्म लिया वो परिवेश के गर्भ से लिया था। ये बात तो हम कह रहे हैं ना, प्रत्येक नई बात की बात कह रहे हैं। अब देखिए यहां लोक और फोक की बात आ गई। फोक शब्द का पर्याय लोक नहीं है, रिलीजन का पर्याय धर्म नहीं है। तो अनुवाद, लेकिन फिर मैंने आपसे ये कहा कि ये मनुष्य है ना, ये हार नहीं मानता, ये हार नहीं मानता, उसका प्रयोग करेगा, जानता है कि ये प्रयोग मैं गलत कर गया हूं, सुधारने की फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से बोली में परिवर्तन तो होता है, बह रहा है, लोक जीवन बह रहा है, लोक भाषा बह रही है, लोक शब्द बह रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका जो अध्ययन है वो भी तो विकसित हो रहा है, वो भी तो बढ़ रहा है, वो चल रहा है, नए विश्लेषण कर रहा है। अच्छा, अब आप बताइएगा। मेरा कोई सवाल। अच्छा हाँ, आपका जो प्रश्न है, आपका वही कल वाला ही है ना? दूसरा है कैसे कहीं नहीं, कल वाले प्रश्न का तो समाधान काफी हद तक हो गया है। मैं उसकी तैयारी करके आया था मैं उसकी तैयारी करके आया था तो मुझे आज वो बता लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं कल बताऊंगा। आप ये बोलना पूछ नहीं, अब तुम नया प्रश्न करो, 8 बजने वाले हैं। नया प्रश्न आज वाली जितनी हमारी बातें हुई उससे संबंधित तो नहीं है, पर थोड़ा सा अलग है कि कल आपने जनपदीय आंदोलन की बात की थी ना, हाँ, थोड़ी सी बात की थी, तो मैं थोड़ा और पढ़ने की मैंने कोशिश की। तो हिंदी और उर्दू के बीच का जो वो डिबेट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है कि क्या वो सिस्टर लैंग्वेजेस है या वो, मतलब हिंदी भाषा को जिस तरीके से एक आइडेंटिटी के रूप में आज़ादी के आसपास एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी, तो मतलब इसको लेके दो मत सामने आते हैं। एक मत ये कहता है कि नहीं ये तो एक है, दूसरा मत कहता है कि नहीं ये तो दो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, हिंदी और उर्दू। तो मैं थोड़ा ये चाह रहा था कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इन दो भाषाओं को लेकर जो भी डिबेट है। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट तो वैसे सीधा नहीं है, सीधा लोग, हम तो लोक वार्ता के लिए मिलने के लिए आए ना, वैसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपने चर्चा की है प्रश्न, तो प्रश्न का जवाब मैं यथामति आपको जरूर दूंगा। देखिए, उर्दू का जन्म अफगानिस्तान में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना? उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। और ये जो खड़ी बोली की बात मैंने अभी आपसे कही थी ना, ये इसी क्षेत्र में हुआ, यही इसका जन्म हुआ। तो एक तो बात समझ लेनी चाहिए, ये भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा है, भारत में जन्म ले रही है ना। अच्छा, और वो कहाँ जन्म ले रही है? वो लोक जीवन में जन्म ले रही है। बाजार का आदान प्रदान हो रहा है, आदमी आ रहा जा रहा है। देखिए, लोक वार्ता का माने मिलना है, सामूहिकता है। जहां आदमी मिल रहा है वहां लोक है, मिलने का नाम लोक होता है। तो जहां मिल रहा है वो उस मिलने से जन्म ले रहा है। दो संस्कृतियां मिल रही हैं, तीसरी संस्कृति जन्म ले रही है, ठीक है ना? दो संस्कृतियां मिल रही हैं और वो हिंदुस्तान में जन्म ले रही हैं। तो ये जो बहुत कुछ विवाद है ना, वो राजनीति से ग्रस्त है। यदि देखिए, यदि वो जो इन्होंने जो संस्था स्थापित करी थी, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने अपने जो उर्दू और हिंदी के सरल मिश्र, लल्लू लाल मिश्र, इन सब लोगों को जो उन्होंने रखा था कि तुम उर्दू, फारसी प्रधान उर्दू लिखो, और
तुम संस्कृत हिंदी लिखो। ये जो आदेश था सदल मिश्र और इनका, ये सब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, हमारे पास लिखित आपको दिखा सकते हैं। वो उसका आदेश है, और वो उसके लिए वो अलग से पैसा बढ़ा रहा है, तनख्वाह बढ़ा रहा है उसके लिए कि ऐसा कर तो उसको और हम 10 पैसे ज्यादा देंगे। तो ये विवाद तो पैदा किया हुआ था, लोग का विवाद नहीं है ये। अच्छा, ये मेरा उत्तर है, वैसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ इसका, ठीक है ना? अच्छा, आज Thank you. I am so glad you started asking